सर ये फरमाइएगा, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने 9 सवालात पूछे थे, आपकी भी नज़र से गुजरे, उनके कुछ जवाबात अभी हमारे सामने आए हैं जो चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट भेजी गई है। ये आपके नज़दीक कोई प्रॉब्लम है? इज इट अ प्रॉब्लम या एक इशू है जो चीफ जस्टिस ने पूछा था और जिसमें कहा गया है कि कोई कॉज लिस्ट भी जारी नहीं हुई, कोई किसी जज साहब के चैम्बर में हियरिंग भी नहीं हुई और फिर वजाहत आ गई 8 पेजेस की? डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम या ये हो जाता है जज साहिबान से कोई इदारा पूछे कि जी इसकी अपने फैसले की वजाहत दे तो वो दे के अपलोड करवा देते हैं? मेरा ख्याल है अगर आप इस केस को इसके पर्सपेक्टिव में देखें और शॉर्ट ऑर्डर को आप देखें तो शॉर्ट ऑर्डर में ये लिखा था कि अगर किसी को कोई एम्बिग्विटी फील हो तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है। ठीक। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो कोई कंटेंशियस इशू नहीं होता, उसमें दोनों पार्टियों का शायद होना ज़रूरी नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और उसमें अगर उन्होंने चेंबर में बैठ के उसकी वजाहत कर दी है तो आई डोंट नो अपेरेंटली, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं हुआ है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ है। और दूसरी बात ये, इस वक्त इसकी क्या रेलेवेंस है जबकि डिटेल्ड रीजंस आ गई हैं। डिटेल्ड रीजंस आने के बाद वो क्लैरिफिकेशन उसमें मर्ज हो गई है, तो क्लैरिफिकेशन सुन के की या नहीं सुन के की तो इसकी कोई इम्प्लीकेशन, बिकॉज दैट इज नॉट एन एक्चुअल ऑर्डर। क्लैरिफिकेशन, एक्चुअल ऑर्डर इज डिटेल रीजन एंड शॉर्ट ऑर्डर। तो मेरा ख्याल है ये एक मीडिया की जीनत के लिए तो हो सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कोई। बट एक बात जो जज साहब इसमें कही गई है वो ये कि जो या अफरीदी साहब ने भी हाईलाइट की कि आप कंप्लीट जस्टिस के नाम पे, सब्सटैंशियल जस्टिस के नाम पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको एक तखयलाती कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं ला सकते। और एतराज़ भी यही है कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पिटिशनर थी या अपील में आई थी, तहरीक इंसाफ नहीं थी, तो आप तहरीक इंसाफ तक ये मामला नहीं ले जा सकते। जो फरीक है मुकदमे का, आप उसी के हक में या उसके खिलाफ फैसला दे सकते हैं। क्या ये जो जज साहिबान ने किया या फैसला दिया, ये दुरुस्त आपको लगता है कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिए? बिकॉज शायद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने क्लॉक को उस जगह लेकर गए वो कि ये एक्चुअली तो तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स थे और इनको इनका हक मिलना चाहिए। किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में वो 184 की हो या 185 की हो, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है या कोई डिक्री इशू कर सकता है। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर केस, इसमें उन्होंने अपनी डिटेल्ड रीजनिंग में भी मेरा ख्याल है जो बेसिक चीज़ पे एम्फेसाइज किया है और इनिशियली उन्होंने इसको डिस्टिंग्विश किया, वो ये है कि ये एक आम 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट या उनके राइट्स का केस नहीं है। ये पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एनकम्पस करता है और इसमें राइट ऑफ अ सिटीजन टू वोट जो है दैट इज इन्वॉल्व्ड, और वो राइट जो है दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द इलेक्शन रिजल्ट एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर वो ट्रूली ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अगर उनके सामने ये बात आती है कि ये जो लोगों ने जिस पार्टी को वोट देना चाहा उस तक ये वोट नहीं पहुंचा और वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, तो उन्होंने रिट्रोस्पेक्ट में जाके उस एक्ट को करेक्ट कर दिया। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। इसलिए वो जो उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें समझने वाली जो रीजंस के बाद समझ आई है, उन्होंने उनको एज आज़ाद कैंडिडेट जो 41 लोग हैं, ये नहीं कहा कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। उन्होंने तो कहा है कि पहले आप ये बताएं कि आप आज़ाद हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे तो वो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो है उनको उस पार्टी का डिक्लेयर कर देगी। अगर वो प्रोसेस नहीं होता, कोई बंदा वो सर्टिफिकेट नहीं देता, तो देन वो आज़ाद होगा। फिर उसके पास 3 दिन होंगे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है या वो SIC में ही रहना चाहता है। ठीक है, राइट। अच्छा,